लगता कि अगर इतने दिन तक लोग इसको सहन करके बैठे थे, हम सहन ही कर बोल सकते हैं, क्योंकि आज जब ये दुकानें खुली हैं वहां पर किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और अगर इनमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित निकल गया तो आप भी ये बखूबी समझती हैं किस प्रकार से आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। क्या कहना चाहेंगी पूजा जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी टीवी में देख रही हूँ सुबह से, जब से शराब की दुकानें खुली हैं तब से जिस तरह से राशन की दुकानों पे भीड़ होती है ना, उस तरह शराब की दुकानों पे भीड़ लगी पड़ी है। मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने राजस्व के कारण लोगों के जनहित के साथ खिलवाड़ किया है। आज लोगों के पास 2 टाइम का खाने की व्यवस्था नहीं है तो लोगों को शराब पीने की व्यवस्था की जा रही है। जिस गरीब परिवार में एक व्यक्ति का खाना लेने की भी दिक्कत हो रही है और वो आदमी शराब का आदी है, अगर उसको शराब पीनी है तो वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, मार धुलाई करेगा, बीबी से है ना गृह कलेश करेगा, और इससे कहीं ना कहीं जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसका खामियाजा भी पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आज पूरे नशे को, गुटखा है चाहे तंबाकू है, उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन शराब को खुलेआम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने राशन की दुकान की तरह इनको खोल दिया गया है। हर जगह लॉकडाउन की जो है धज्जियां उड़ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता तब तक इस शराब जैसी बुराई को, दुकानों को पाबंदी लगानी चाहिए, इनको बंद रखना चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, आपने सही कहा, और कल हमने इसीलिए इसी मुद्दे को उठाया था और बहुत प्रमुखता से हमने अपने चैनल पर इसको दिखाया था कि इतने दिनों से जो लोग बाग धैर्य करके अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ में इस टाइम को बिता रहे थे। और सबसे बड़ी बात पूजा जी, ये चीज आप भी मानती होंगी कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ मौजूद है, जो ये कामना करता था कि काश हमें कुछ दिन मिलते जो हम अपने परिवार के साथ बिताते, आज हर उस व्यक्ति की दुआ कबूल हुई थी और वो इतने दिनों से अपने परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, शराब की वजह से जो घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं उनमें कमी आई, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई। तो क्या इसे पूरे लॉकडाउन के तहत बंद नहीं करना चाहिए था? क्योंकि अगर हम गौर करें, आज जिस प्रकार की भीड़ देखी जा रही है, तो अब 2 से 3 दिन में क्या आपको नहीं लगता कि इन मामलों में, घरेलू हिंसा, रोड एक्सीडेंट में भी इजाफा हो सकता है? बिल्कुल, घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी, रोड एक्सीडेंट भी होंगे और आप देखना बलात्कार भी होंगे जी, क्योंकि शराब ही 99% कारण बलात्कार का कारण हुआ है। लॉकडाउन में एक तो जो मैं आपको कहना चाहूंगी जी, कि जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है 99% इस शराब के कारण होता है, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें नारी शक्तियों को भुगतना पड़ता है। आज जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, चाहे 3 साल की बच्ची हो या 6 साल की बच्ची हो, उसका खामियाजा भी महिलाओं को भुगतना पड़ता है। उसका कारण और शराब है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 1 महीने से ज्यादा लॉकडाउन रहा और उसके बीच में शराब बिल्कुल प्रतिबंध था, लेकिन जिन लोगों को शराब की लत थी उनसे मैंने संपर्क करके और मैंने पूछा कि आपको जब से लॉकडाउन में शराब नहीं मिल रही तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? तो उनका ये कहना था कि कुछ दिन हमको तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन अब हमें ऐसी जरूरत नहीं लगती कि हमें शराब चाहिए। तो कहीं ना कहीं शराब बंदी के लिए जो ये 40 दिन का लॉकडाउन रहा, उसके दौरान लोगों ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ एक अच्छे व्यवहार रहा, तो ही तो पूरे राजस्थान में कोई घटना नहीं घटी जी। कहीं ना कहीं शराब के कारण जो पुलिस प्रशासन को इतना सारा भुगतना पड़ता था, तो ये शराब के कारण ही तो भुगतना पड़ता था। और वही जो पुलिस प्रशासन है वो लॉकडाउन में ये जो कोरोना वायरस है उसको बचाने में कायम हुए। और आप देखिएगा कि अभी तो शुरुआत हुई है, आज ही आपको ऐसी घटनाएं कल मिल जाएंगी कि शराब के कारण कितनी हिंसा हुई है, कितने बलात्कार हो रहे हैं और कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं।
बिल्कुल पूजा जी, और एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि जो लोग बड़ी मुश्किल से जिन्होंने पैसे बचा रखे थे, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां भी छूटी हैं और कई ऐसे भी लोग थे जो दिहाड़ी पर काम करते थे, उन लोगों के पास जितने भी पैसे थे वो बचाकर वो अपने घर की जरूरत का सामान ला रहे थे। और अब ये सबसे बड़ा डर है, हमारे घर की जो तमाम परिस्थितियां हैं, वो जो घरेलू जो महिला होती है वो बखूबी जानती है, बखूबी समझती है। तो अब एक और बात का डर है कि ऐसे कुछ लोगों की घर की आर्थिक स्थिति पर भी अब गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब वो जमा बचा पैसा इन जगहों पर जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो महिलाएं अपनी पैसा बचा के रखी हुई कि कोरोना वायरस पता नहीं कब तक खत्म होगा जी और उसके लिए आपको पता है कि सारे उद्योग धंधे आम मजदूरी तो कर रहे थे वो भी बंद हो चुके कि जी आज दुकान वाले दुकान नहीं खोल पा रहे डर के कारण कि कहीं कोरोना वायरस हमें ना हो जाए। तो उस समय जो महिलाएं घर में बैठी हुई हैं उनको ये चिंता है कि आगे हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे हम अपनी रोजी की रोटी कैसे लाएंगे। जी और उस समय इस तरह की शराब की दुकान खुलना, आप ये सोचो कहीं ज्यादा उसका जो पैसा है जो उन्होंने जमा पूंजी की होगी, कोई उधार लिया होगा, कोई लोन लिया होगा या खुद के जेवर बेच के उन्होंने व्यवस्था की होगी कि हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे कि 2 टाइम का हमें खाना मिलेगा। जी कहीं तो लोग ऐसे परिवार है जो किराए के मकानों में रहते, जो दिन रात मेहनत और मजदूरी करते, एक दिन में वो 1000 रुपया भी मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन जब वो अभी कमाई वो है ही नहीं, सब कुछ धंधे चौपट हो चुके हैं, मेन मजदूरी चौपट हो चुकी है। तो आप सोचो कि शराब पीने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएंगे। जी या तो अपने बर्तन बेचने पड़ेंगे, उनको घर का सामान बेचना पड़ेगा, तो ही जाके ये लत छूटेगी और वो जाके शराब की दुकान पे खड़े हो जाएंगे। शराब पीने के बाद वो घर आएंगे और घर पे आकर अपनी बहन बेटी और बच्चों के साथ मार पिटाई करेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ये फैसला बहुत गलत है। इस स्थिति में मैं जानती हूँ कि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है और उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था की है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने केवल अपने राजस्व हित को ध्यान में रखा है। प्रत्येक व्यक्ति के राजस्व का क्या है, जो आम आमदनी अभी तक उनकी दुकानें नहीं खोल पाई है, उनके पास ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, उनका क्या है? उनकी भी आय का तो सोचना चाहिए ना कम से कम, कि आपने अपनी आय के बारे में सोचा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की आय के बारे में आपने क्या सोचा कि वो कैसे कमाई करेगा। जी बिल्कुल पूजा जी, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। और अगर हम राजस्व की अगर बात करें, ये हम भी मानते हैं कि राजस्व की बेहद कमी इसमें आई है, लेकिन राजस्व क्या किसी और चीजों को छूट देने से नहीं बन सकता था? कई ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं हमारे देश की, अगर हम बात करें तो देश में भी कई ऐसी चीजें हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, वहां उसे चालू करते, इंडस्ट्रीज चालू करते, कई छोटे लघु उद्योग हैं वो चालू करते। और अगर आपने ट्रेन और बस इन सुविधाओं को चालू करने के लिए मंजूरी दी है, ठीक है 50% कैपेसिटी के साथ दी है, तो ट्रेन और बस चालू होने से इनके आसपास जो छोटे व्यापारी थे वो चालू हो सकते थे, राजस्व और भी कहीं से आ सकता था। तो इनको खोलना क्यों जरूरी था? ऐसी भी क्या मजबूरी? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहूंगी कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी है और गुजरात में भी संपूर्ण शराबबंदी है। उनके पास भी राजस्व का माध्यम और चीजें भी हैं। उसके बावजूद भी वहां पे आम जनता में न हिंसा है, न रोड एक्सीडेंट है, न बलात्कार है। चाहे राज्य सरकार चाहे, अगर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो राज्य में राजस्व के अधिक माध्यम हो सकते हैं। ये बहुत गलत एक चीज है जिसके कारण केवल शराब को राजस्व के साथ जोड़ा जा रहा है। ये गलत चीज है कि केवल शराब से ही हमको राजस्व प्राप्त हो रहा है। जिन राज्यों में शराबबंदी है वो राजस्व कहाँ से लेकर आ रहे हैं, एक बात ये सोचने का, मंथन करने और चिंतन करने का विषय है कि जनता से ज्यादा आज शराब सर्वोपरि हो गई है। आज आपको राजस्व के लिए आपको उद्योग धंधे करने पड़ेंगे, तो दूध के उत्पादन पे ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, गांव में कृषि को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद बिहार में मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं, मैंने पर्सनल उनसे पूछा
कि आप राजस्व कैसे चला रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मैंने शराबबंदी करते ही पहले साल मुझे 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे साल मेरा बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि जो आदमी जो दारू पीता है वो अपना सारा जो पैसा है दारू में खर्च कर देता है। आज शराबबंदी करने के बाद वो अपने लिए मकान खरीद रहा है, घर में फर्नीचर खरीद रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो उससे जो मुझे टैक्स प्राप्त हो रहा है तो राजस्व की भरपाई हो रही है। शराबबंदी नहीं थी तो मुझे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उससे कहीं ज्यादा दुगना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो सरकारों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि आज हम शराब बंद करते हैं तो वो जो आदमी शराब पीकर अपना खर्चा करता है तो वो खर्चा पैसा जो बचेगा वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करेगा, अपने परिवार पे खर्च करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे मकान लेगा, अच्छा फर्नीचर लेगा, तो उससे हमको टैक्स प्राप्त होगा। जो शराब पीता है वो तो अपने घर का सारा सामान ही बेच के अपना परिवार लुटाकर सब कुछ गवाकर वो शराब पी रहा है। ये बात है। बिल्कुल सही का और ध्यान देने वाली बात है। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। क्या सिर्फ यही एक तरीका बच गया है राजस्व को बढ़ाने का? क्योंकि इस एक तरीके से देख सकते हैं देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सबसे बड़ा डर इस समय कोरोना का संक्रमण चल रहा है और सबसे ज्यादा चिकित्सक भी इस चीज को दर्शा चुके हैं कि अब जो कोरोना ने अपना रूप बदला है। कई लोग ऐसे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते लेकिन वो इन्फेक्टेड हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करना बेहद मुश्किल हो चला है। और इन लाइनों में लगे लोगों में अगर एक भी कोरोना संक्रमित मिल गया तो फिर हम सोच सकते हैं आंकड़ों का क्या होगा। पूजा जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।